ने ओडी भी पढ़ी है। वहाँ थोड़ा सा अगर रिकॉल करें कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर जो दो मेजर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट सर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हाँ हो गई है। उमर जी सर, हो मेरे गई है पास सर, स्टार्ट हो हाँ गई। सर हो ठीक गई है, हो गई ठीक है हो सर। गई। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो मेजर एक स्टेप है जो हमने ओडीज के अंदर भी पढ़ा हुआ था, वही ये चीज़ें होती हैं कि दो उसमें मेजर पार्ट है। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल, कि आपने डिफरेंट जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको क्या नेम असाइन करने हैं, वेरिएबल कौन से असाइन करने हैं। ठीक है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए हम v यूज़ करते हैं, टेम्परेचर है तो कैपिटल T यूज़ करते हैं, डेंसिटी है तो रो यूज़ करते हैं, फ्लक्स है तो q यूज़ करते हैं। इस तरह के रेलिवेंट वेरिएबल असाइन करने होते हैं एक पार्ट में। दूसरे में जो है जो दूसरा मेजर पार्ट होता है उसमें आपने जो रेलिवेंट लॉज हैं उस फिजिकल फिनोमेना के वो आइडेंटिफाई करने हैं, वो स्टेट करने हैं। तो थर्ड स्टेप में हम वेरिएबल को इन लॉज की मदद से एक मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म देंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की यूजुअल फॉर्म में बनेगी। वो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये अंदाजा है कि वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट है, हमें सारे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होगी। फाइन, फिजिक्स के जो लॉ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, सबकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें रेलिवेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं टेम्परेचर इक्वेशन, हीट इक्वेशन मॉडल करता हूँ तो मुझे उससे रेलिवेंट लॉ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन मेरा वहाँ यूज़ होगा। फाइन, इसके अलावा और कंजर्वेशन लॉ की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर मैं ऑन द अदर वे वेव फिनोमेना को मॉडल करता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन को मॉडल करता हूँ, वहाँ पॉसिबल है फोरियर लॉ की मुझे ज़रूरत ना पड़े, तो उसको मुझे टेक केयर नहीं करना, उसको मुझे कंसिडर नहीं करना। मुझे यहाँ कंजर्वेशन लॉस की या वेव फिनोमेना में आप कह लें कि उसको न्यूटन साइकिल लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज़ करना है, दूसरों को नहीं यूज़ करना। तो रेलिवेंट लॉ को हमने यूज़ करना है और जो वेरिएबल डिफाइन कर उनको कनेक्ट करने विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन लॉ। तो आपको जो एंड पे फॉर्म मिलती है वो मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। अब इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर 6 स्टेप्स हैं। सो दिस इंक्लूड 6 स्टेप। मैथमेटिकल मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। सिक्स स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट क्या है, पहले नंबर पे है ऑब्जेक्टिव्स। फाइन, सेकंड स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होता है बैकग्राउंड। थर्ड होती है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन देन आइडियलाइजेशन, एक ही बात है। फोर जो मेजर स्टेप है दैट इज द मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन कन्वर्ट ऑल द अबव स्टेटेड assumption into mathematical relations। फिफ्थ आपका है मॉडल वैलिडेशन। सिक्स्थ है कंपाउंडिंग। फिर इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या चीज़ें। अब इनके नेम से भी हमें चीज़ें क्लियर हो रही होती है। ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फोकस कि हम कौन से फिजिकल या रियल लाइफ सिस्टम को इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो एट दिस पॉइंट इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्ट्रिप द सिस्टम टू इट्स एसेंशियल फीचर सो दैट द प्रोटोटाइप मॉडल। बस इसने ये कहानी डाली है। इसको अगर लेमैन की ज़ुबान में बताना चाहें तो इसका मतलब है कि आप यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी इक्वेशन आपके माइंड में है मॉडल करना चाह रहे हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, हीट इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, वेव इक्वेशन मॉडल करना चाहें, वन डायमेंशनल वेव करना चाह रहे हैं, टू डायमेंशनल वेव करना चाह रहे हैं, थ्री डायमेंशनल वेव करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोजेक्टाइल मोशन आप करना चाह रहे हैं,
मॉडल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप अपना मेजर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लिखी है, थ्योरेटिकल चीज़ों बेशक पढ़ लें, मैं आपको एक रफली सा आइडिया दे। इसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफाइन करना है, आप क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले हो सकता है आप किसी लीनियर अलजेब्रा की क्लास पढ़ रहे हो, टोपोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंग्लिश की कहीं पढ़ रहे होते हैं तो उसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा स्टेप आप होता है कि इसके अंदर हम बैकग्राउंड के अंदर हम करते हैं कि हाँ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, रेलिवेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और रेलिवेंट लॉज को डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड के अंदर। फाइन, तो यहाँ आप जितने भी रेलिवेंट वेरिएबल हैं, सारे वेरिएबल जरूरी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल के अगर हम फ्लो फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर कंसिडरेशन नहीं कर रहे, तो हम टेम्परेचर को नहीं कंसिडर करेंगे, फिर वेलोसिटी वगैरह को, फ्लक्सेस को यूज करेंगे, उनको यूज करेंगे। फाइन, तो रेलिवेंट लॉज, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट को मॉडल कर रहे हैं तो यहाँ रेलिवेंट लॉ आपके वो किरचॉफ लॉ शायद रिकॉल करें, वो यूज होते हैं। इस तरह के लॉज हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वेव फिनोमेना को हमने मॉडल करना है तो किरचॉफ लॉ की शायद हमें यहाँ जरूरत ना पड़े, तो यहाँ हमें ये बैकग्राउंड में रेलिवेंट लॉ, उन लॉ की जरूरत नहीं है, इन लॉ की जरूरत है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वट एवर दैट में बी रेलिवेंट लॉ। तो यहाँ हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और पर्टिकुलर लॉ जो रेलिवेंट है या डेटा है, समटाइम आपका डेटा की फॉर्म में गिवन होता है। जिस तरह ये कोविड चल रहा है तो हॉस्पिटल से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उन डाटा, रेलिवेंट डाटा को यहाँ आप यूज कर सकते हैं। सो पर्टिकुलर लॉ एंड डाटा एंड द वेरिएबल्स मस्ट बी डिफाइंड इन दिस स्टेप। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ हम आके कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। फाइन, हम 100% फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेशन है हर चीज़ की। डेरिवेटिव जहाँ भी कैलकुलेट हम करते हैं, यू नो दैट डेरिवेटिव इज सम अप्रोक्सीमेशन ऑफ पॉइंट। तो यहाँ हम उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशन लगा के उसे रिड्यूस, मसलन in general wave is traveling in all direction. For example, Cartesian coordinate consider कर wave is traveling along x direction, y direction, z direction, तीनों डायरेक्शन में आवाज चल रही है, लेकिन हमें तीनों डायरेक्शन को लेंगे तो आपका जो स्पीड होगी दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ द थ्री स्पेस वेरिएबल एज वेल एज टाइम पे डिपेंडेंट है। तो आपका कम्प्लिकेशन, जब आप मैथमेटिकल मॉडल करेंगे तो कम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। तो उस कम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, अपनी आसानी के लिए, वी मेक सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। फॉर एग्जांपल कि आपका वेव वन डायमेंशन चल रही है, तो वेलोसिटी या वो वेलोसिटी विल बी फंक्शन ऑफ द वन स्पेस वेरिएबल, तो उसमें चीज़ें आसान होती हैं। तो यहाँ इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। ठीक है, और जो मेजर पार्ट है वो ये पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने वेरिएबल जहाँ डिफाइन किए हैं, जो भी हमने लॉज रेलिवेंट डिफाइन किए हैं, और अंडर द गिवन अप्रोक्सीमेशन जो हमने स्टेट किए हैं, इन वेरिएबल को लॉ की मदद से यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हम करते हैं। दिस इज द मेजर पार्ट। यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में वेरिएबल्स को और लॉ विद द हेल्प ऑफ लॉज अंडर दीज अप्रोक्सीमेशन हम कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है वेरिएबल प्लस दिस इज इक्वल टू दिस रिलेशंस। ठीक है, तो ये पार्ट आपका मेजर स्टेप होता है। अगर पेज नंबर 2 आपके पास हैंड आउट है तो वहाँ उसने इस तरह की कोई वर्ड में लिखी है, एट दिस स्टेज द मैथमेटिकल रिलेशन दैट गवर्न्स द बिहेवियर सिस्टम आर डिराइव्ड। In general, we can distinguish between the several type of mathematical model। ये इसने आगे थोड़ी सी और कहानी डाली, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो just you need to connect the variable with the help of the given laws under the given approximation in term of mathematical relation resulting usually is a differential equation। तो ये आपका मेजर पार्ट है। अब ज़ाहिर है ये यहाँ इस स्टेप नंबर 4 पे जो भी आपको सिंगल या मल्टीपल इक्वेशंस मिली हैं, आइदर दे आर ओडी, दे आर पीडी, सिस्टम ऑफ ओडी, सिस्टम पी, वट एवर दे मे बी, दे आर द अप्रोक्सीमेशन। तो रियल
फिजिकल फिनोमेना के साथ उनकी कितनी वैलिडिटी है। फाइन, कोविड का डेटा आपने हॉस्पिटल से कलेक्ट किया, उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया, उसको कंप्यूटर पे या सोल्यूशन निकाल के एनालाइज किया है, फिर उसको ओरिजिनल एग्जैक्ट जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा उसके साथ आप कंपेयर करते हैं। अगर रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो, एरर कम हो, तो वो मॉडल आपका वैलिड मॉडल होता है, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर उनमें एरर ज़्यादा हो, डेविएशन ज़्यादा हो, रियल फिनोमेना कुछ और कह रहा हो, आपका मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो कुछ और प्रेडिक्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब दैट मॉडल इज नॉट गुड मॉडल। तो आप क्या करते हैं, इधर उसकी वैलिडेशन चेक करते हैं, कितनी करेक्शन है आपके मैथमेटिकल रिजल्ट्स की और रियल फिजिकल सिस्टम की। अगर वो ज़्यादा एरर हो तो ये 6 नंबर स्टेप के अंदर हम कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मीन उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे कि हो सकता है कि कोई वेरिएबल हमसे मिस हो गया है, या कोई रेलिवेंट लॉ हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, या हमने जो उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं स्टेप नंबर 3 पे वो ज़्यादा इम्पोज कर दी हैं, तो उनको हम रिलैक्स करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके फिर यहाँ से यहाँ रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन करके फिर जिस तरह कंप्यूटर में लूप पे फिर 0 से 1 से स्टार्ट लेते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो अपने उस मॉडल को इम्प्रूव करेंगे। फाइन, एट दिस स्टेज 6 नंबर पे क्या लिखा हो, एट दिस स्टेज द प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप में जो आपने लैब टाइप में चीज़ बनाई है छोटे स्केल पे, मॉडल इज मॉडिफाइड टू टेक into account some aspects of the system that were neglected earlier in data। या तो वहाँ आपने कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या जो आपने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी उनको रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं जी। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अदनान, स्टेप 5 थोड़ा सा रिवाइज कर। क्या स्टेप 5 स्टेप 5 के अंदर बच्चे ये है कि जो आपका यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन बन गया है ना, स्टेप 4 पे जो भी इक्वेशन बनी है यस उसको सर। स्टडी करेंगे। उसके ओके रिजल्ट्स को, जो रियल सिस्टम है ना आपके पास, फिजिकल सिस्टम है जिसकी आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हो, उससे कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट। यहाँ से 4 नंबर के सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैथमेटिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। यस और सर। ये जो आपका रियल लाइफ में वो डाटा या वो प्रॉब्लम है, उसके रिजल्ट भी एक्सपेरिमेंटल भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उनसे कंपेयर करेंगे, अगर दोनों में एग्रीमेंट गुड है तो हम उसे एक्सेप्टेबल मॉडल कहेंगे, अगर उनमें एरर ज़्यादा है तो हम फिर छठे स्टेप पे जाएंगे। 6 स्टेप की ज़रूरत कभी पड़ सकती है, कभी नहीं पड़ सकती। तो आप ठीक है। यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन के जो रिजल्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, और जो आपका रियल फिजिकल सिस्टम का डेटा या रिजल्ट्स है उनसे कंपैरिजन करेंगे 5वें पे। अगर वो कंपैरिजन एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ जाए, ये इक्वेशन जो आएंगी दे आर ऑन द अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो वो ओके अप्रोक्सीमेशन आपके रियल लाइफ सिस्टम से कितनी कंपेटेबल है। अगर कंपेटेबिलिटी एक्सेप्टेबल है, एरर कम है, तो वो गुड मॉडल है, फिर उसमें कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं होती। और अगर उसमें एरर ज्यादा है, फाइन, आपका यस मॉडल फॉर एग्जांपल कह रहा है कोविड के पर डे 1,000 केस आते हैं, रियल लाइफ में 5,000 आ रहे हैं, तो एरर बहुत ज्यादा है। यस लेकिन सर। आपका मॉडल अगर कहता है जी 4,900, 4,800, पौने 5,000 आ रहे हैं केसेस का, आज इतने हैं, कल इतने आएंगे, प्रिडिक्शन करनी है ना, रियल लाइफ में इतने आ रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल मॉडल है, तो उसमें ठीक है सर। कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम ओके एक इक्वेशन मॉडल करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो फर्स्ट है, पहली आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो डेफिनेटली ये इसके अंदर आप अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप हीट इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, वेव इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं,
या कोई ट्रैफिक फ्लो की इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं या टेलीग्राफ इक्वेशन मॉडल करना चाह रहे हैं, हर इक्वेशन या उसका डिफरेंट वेरिएबल होंगे, हर इक्वेशन के अंदर डिफरेंट लॉज यूज होंगे, लिहाजा आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सो इस मॉडलिंग के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वी आर इंटरेस्टेड टू ड्राइव ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ट्रैफिक फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी ट्रैफिक फ्लो के लिए भी यूज़ होती है, ये वाटर फ्लो के लिए भी यूज़ होती है, पाइप के अंदर जो पानी चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि एक ही लाइन में चीज़ें चल रही हैं, गाड़ियाँ, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टेड मॉडल फॉर द ट्रैफिक फ्लो ऑन ए हाईवे विदाउट एग्जिट्स एंड विद वन एंट्रेंस एंड वन लेन, ठीक है। कि गाड़ियाँ एक रोड पे आई हैं, उनकी एक ही जगह से इंटर हो रही हैं, एग्जिट कोई नहीं है, स्मूथली चल रही हैं, सिंगल लाइन में है, वन लेन में है, ठीक है, दो लेन वाली नहीं है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब ये है कि अब ऑब्जेक्टिव के बाद हमने इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ लॉ यूज होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ यूज होगा, इस तरह की चीज़ें यूज होंगी या वेरिएबल यूज होगी, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो जब हम कंटिन्यूटी की ट्रैफिक फ्लो की मॉडलिंग करेंगे तो ज़ाहिर है हमें कोई वेलोसिटी से रिलेशन, वेलोसिटी के वेरिएबल कोई एक चाहिए होगा। ये वेलोसिटी आपका फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। स्पेस वेरिएबल आपको अंदाज़ा है कि एक्स वाई जी 3 स्पेस वेरिएबल होते हैं कार्टेशियन में, ठीक है। अलॉन्ग एक्सिस से मोशन हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जी एक्सिस। तो ऊपर हमने कहा है कि वन लेन में चल रही, तो इसका मतलब है कि हम वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करना चाह रहे हैं। तो जो हमारी वेलोसिटी या फ्लक्स या डेंसिटी होगी, दे आर ओनली फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्पेस वेरिएबल, फाइन। तो वेरिएबल के अंदर आप वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, फाइन। ये आपके बैकग्राउंड के अंदर आप डेंसिटी डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ कार डिफाइन करेंगे, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा आप यहाँ जो लॉ यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ यूज़ करेंगे कि आपने ऊपर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा कर दी है कि एक ही एंट्रेंस है गाड़ियों की विदाउट एग्जिट एंड वन लेन। तो इट मीन दैट नंबर ऑफ कार एंटरिंग एट वन सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार leaving at the other section if there is no accident on the road। फिजिकली प्रैक्टिकली आपकी गाड़ियों के रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, तो इसका मतलब है इंट्रेंस से जो इन हुई है, अगर एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता, तो एग्जिट पे वो नंबर आउट नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ यहाँ होल्ड नहीं करेगा अगर ये एजम्पशन हम नहीं लगाते। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, जहां हम अजम्पशन अप्रोक्सीमेशन या अजम्पशन भी आप इसे कह सकती हो, अंडर व्हाट अजम्पशन वी आर गोइंग टू इम्पोज या मॉडल अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ इसने 2-3 अजम्पशन ही दी है। सो फिजिकली या प्रैक्टिकली नो हाईवे इज इनफाइनाइट, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर मेक आवर equation to be one dimensional we are going to assume that our highway is infinite, ठीक है। तो पहली एक हाईवे इज इनफाइनाइट होगा, तो इसका मतलब है जहां से एक दफा गाड़ी एंटर हो गई है वो एग्जिट नहीं कर सकती, तो कंजर्वेशन लॉ यहाँ होल्ड कर जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द assumption. Second assumption is we define the car density, वेरिएबल आ गया, कार डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे से रो से। और आपको ये पता है विद स्पेस वेरी करने से भी आपकी नंबर ऑफ कार वेरी कर रही होती हैं, टाइम वेरी करने से भी। सो cars are moving in one direction because we are considering one lane problem। it means that आपकी density is a function of time, ये आपका टाइम वेरिएबल है, ये आपका स्पेस वेरिएबल है। तो आपका वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपकी 2 लेन हो या 3 हो तो आपका नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ जाएंगी, तो डेंसिटी में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी हो सकती है, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। तो ये एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया है।
और नंबर ऑफ कार डेंसिटी को हम यूजुअली इसने नीचे डिफाइन किया हुआ है कि नंबर ऑफ कार ऑन सम इंटरवल of having a length delta x at time t divided by the length of the interval. Fine. So that length and interval must be large enough so that at least एक कार उस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए कि वो इंटरवल डेल्टा एक्स हमने इतना स्मॉल नहीं लेना कि एक कार भी उसके अंदर ना, फिर देयर आर नो कार इन दैट इंटरवल होगी। तो कुछ इस तरह की आपने लगानी है एजम्पशन। अब एक और इसने अप्रोक्सीमेशन। हाँ जी, अरे ये पॉइंट 1 है इनफाइनाइट हाईवे, इसका मतलब है एग्जिट नहीं है इसका? एग्जिट नहीं है ना, एग्जिट नहीं है ना। एग्जिट होगा तो देखिए कंजर्वेशन लॉ नहीं यूज हो सकता ना, जितनी इन हुई उतनी तो आउट नहीं होंगी। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं इन्फिनिट। और एक और इसके लिए यूज करें, देयर आर नो एक्सीडेंट ऑन हाईवे, नो एक्सीडेंट्स ऑन हाईवे। सर यहाँ कंजर्वेशन क्या होगा, वो किस तरह से होगा, दोबारा बता दें। कंजर्वेशन लॉ से होगा कि हम ये कह रहे हैं कि एक इन्फिनिट हाईवे, एक दफा इन हुई हैं गाड़ियां, आउट कोई नहीं होंगी, ठीक है। तो कोई से दो हम पार्ट आर्बिट्री ले लेंगे ना, फ्रॉम ए टू बी, तो जितनी ए पॉइंट से इन होंगी उतनी बी पॉइंट से एग्जिट होंगी। हाईवे से नहीं, दो फाइनाइट इंटरवल हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस देना है, तो हम कोई एक ऑब्जर्वेशन स्टडी करनी है तो पूरे हाईवे को तो एट ए टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते। हम कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की पैच ले लेंगे कि इतनियाँ एक पॉइंट से इन हो रही हैं, दूसरे पॉइंट से आउट हो रही हैं। और दूसरा नो एक्सीडेंट वाली कंडीशन भी यूज करेंगे। कंजर्वेशन लॉ आपका होल्ड करेगा व्हेन देयर इज नो एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, तो किसी एक पॉइंट से जितनी क्रॉस कर रही हैं ए से उतनी बी से आउट हो रही हैं, इफ देयर इज नो एक्सीडेंट ऑन हाईवे। अगर एक्सीडेंट होंगे तो कंजर्वेशन लॉ नहीं होल्ड करेगा। सो देयर आर नो एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, and if there is any, that ratio is negligible. Hence we formulate the principle of car as conservation, which is equivalent to the law of conservation of mass की तरह है। और इसकी स्टेटमेंट आप पेज 4 पे देख लें। कंजर्वेशन लॉ मैथ्स क्या कहता है, रेट एट विच द नंबर ऑफ कार ऑन सम सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, कि ये आपका हाईवे इन्फिनिट है, तो वहाँ आप जो स्टडी कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कर रहे हैं, इस पोर्शन को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो गाड़ी यहाँ से इंटर होगी, जितनी नंबर ऑफ कार, इतनी नंबर ऑफ कार बी पॉइंट को क्रॉस करेंगी। सो द रेट एट विच द नंबर ऑफ कार ऑन द सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज चेंजिंग is equal to rate at which the number of car enter at this point, this line A, minus the number of car that are leaving at this point B। तो यहाँ ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन आपका यूटिलाइज होगा। आगे चलते हैं, एक ये असम्पशन आ गई है नो एक्सीडेंट वाली। एक और फिर आगे वेरिएबल डिफाइन करेंगे कार फ्लक्स को, नंबर ऑफ कार कितनी है। इफ आई डिनोट द नंबर ऑफ कार फ्लक्स ऑफ द कार बाय क्यू, एंड क्यू इज आल्सो फंक्शन ऑफ द स्पेस एज वेल एज टाइम, लेंथ का फंक्शन भी है। आप 1 किलोमीटर का पैच लेते हैं, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार होंगी वो डिफरेंट होगी। 10 किलोमीटर का आप पैच ले लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार एट एनी टाइम डिफरेंट होंगी यकीनन आप। फाइन, तो ये Q जो है नंबर ऑफ फ्लक्स ऑफ द कार, दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ द टाइम का फंक्शन भी होगा, लेंथ का फंक्शन भी होगा। तो ये Q होगा किसके बराबर, Q क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द कार, और स्पीड कहने से। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द कार विल गिव यू द फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया है, फ्लक्स इन टर्म ऑफ द डेंसिटी एंड स्पीड। तो ये भी टू सम हाउ किसी हद तक कोई एक फिजिकल लॉज है, नंबर ऑफ कार को स्पीड से या वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार डेंसिटी आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं जो आपका मेजर स्टेप होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला।
इस स्टेप, ये मेजर स्टेप है, इसमें आप जितने भी ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए हैं स्टेप 3 के अंदर, कोई लास्ट स्टेट किया है स्टेप 3 के अंदर, कोई अप्रोक्सीमेशन आपने स्टेट की है स्टेप 3 के अंदर, उन सब को आपने कनेक्ट करना है और कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस. So to derive a model equation for the traffic flow, here we consider the finite section of the road between the 2 points A and B. Fine. Previous page पे मैंने ये आपका पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट B होगा, तो आपने इस पैच के अंदर वो स्टडी करना चाह रहे हैं. So if I denote the number of car in this segment by n, if I denote the number of car in this segment by n, for example, जितनी भी हमें नहीं पता, at any time t, तो क्या होगा, ये आपका number of car जो होगी that must be function of the time and it must be function of the length of this segment, और length आपकी है a से b तक. वेयर, अब ये आपका टाइम वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये जो दो है ये आपके कांस्टेंट्स हैं. फाइन. सेगमेंट ऑफ द लेंथ ए भी आपने डिफाइन किए, बी भी डिफाइन किए, ये वेरिएबल नहीं हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, याद रखिए. तो आपकी क्या होंगी, नंबर ऑफ कार इन दिस सेगमेंट एट एनी टाइम टी विल बी, क्या होती है मैथमेटिकली, हमें जो है जो कार डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ कार को हम पूरे इंटरवल पे इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो रो इज डिफाइनिंग द density of the car over the given interval will give you some relation, and this is integral from a to b, rho into dx will give you the number of car in this segment running from a to b. So you are getting this one of the relation. आपको नंबर ऑफ कार से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको रेट ऑफ चेंज से इंटरेस्ट है when you are using the law of conservation of cars. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ कार की जरूरत है, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कार इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ कार. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कार आप इस एक्सप्रेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू नीड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द अबव इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी. लेफ्ट साइड पे आपका जो फंक्शन है दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल टी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट. So the rate of change of the left hand side is equal to dn by dt, whereas the rate of change on the right hand side is equal to partial rho by partial t of x t into dx. Right side पे आपकी density is a function of x, space variable, density is a function of time. लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा. लेफ्ट साइड पे पार्शियल यूज कर लें या ऑर्डिनरी यूज कर लें, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, एन टी का फंक्शन है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं. सो द रेट ऑफ चेंज इन दिस क्वांटिटी 2 इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस रेट ऑफ चेंज, अब ये रेट n is denoting the number of car where dn by dt is denoting the rate of change in number of car. So rate of change of number of car क्या होंगी, अगर हम इस फिगर को देखें तो number of car entering at A minus the number of car leaving at B will give you rate of change. Adnan, so this rate of change defined in the equation 3 must be equal to the flux of the car. Flux of the car entering at A minus flux of the car leaving at B. तो यहां से देखा जाए तो यहां आपका फ्लक्स है Q at AT और फ्लक्स है Q at BT. दोनों का डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे that will give you dN by dt. Fine. Therefore, सर पिछली स्लाइड शो कर दे एक दफा. ये लेना. ओके सर. dn by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कार. रेट ऑफ चेंज ऑफ कार क्या है, कार फ्लक्स एट A माइनस कार फ्लक्स एट B. नंबर ऑफ कार फ्लक्स
एंटरिंग नंबर ऑफ कार एट ए माइनस लीविंग द कार एट बी। तो कार की लक्स से हम डिफाइन करेंगे, ये ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। फाइन। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ फिगर वाली को मैं साफ पेज पे जब लिखूंगा, dn by dt is equal to q at a comma t minus q at b comma t. So with the help of some mathematical law, I can write this expression in terms of integral from a to b minus partial q by partial x of xt into d of x। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इस 4 में जो मैंने इंटीग्रल लिखा है, आप इसको हल करेंगे तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनता है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या सेकंड इस तरह कोई एक थ्योरम यूज होता है। डेरिवेटिव इंटीग्रल कट जाएंगे, जो भी फंक्शन होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे आप रिलेट करते हो। दान इसको कौन सा कहते हैं कैलकुलस का? सर अदनान मौजूद नहीं है, उसका मोबाइल फोन बंद है। चलो आप बता दो। अली हमजा, अली हमजा बात कर रहे हो? तो सर मैं तो रिजवान। और रिजवान बात कर रहे हो, दाढ़ी वाले? जी सर। हाँ चलो आप बता दो बच्चे, आप बता दो। सर क्या पूछा था? मैंने ये पूछा है वो जो मैंने पीछे एक इक्वेशन लिखी थी ना, इस अब स्लाइड जो आपको शो हो रही है ऊपर, क्यू ए कमा टी माइनस क्यू बी कमा टी को नीचे इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा है मैंने इसको। ये कैसे लिखा है? उमर सर ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ इंटीग्रल है ना, आई थिंक इंटीग्रल कैलकुलस है मेरा ख्याल है। हाँ कि फंक्शन को अपर लिमिट पे माइनस लोअर लिमिट पे एवेल्यूएट करती है ना। फाइन, ठीक है स्टूडेंट। फीमेल भी सर ये डेफिनेट इंटीग्रल का थ्योरम तो नहीं है ये? वो ये कैलकुलस 2 में आता है मेरा ख्याल है कैलकुलस। हाँ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है शायद। यस सर। चले उससे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर जो 4 है डी एन बाई डी टी। अब ये देखिए एक एक्सप्रेशन डी एन बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ कार्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्स है। ऐसे प्रीवियस स्लाइड में भी इस तरह का रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ कार मैंने डिफाइन किया हुआ है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ये 3 के अंदर भी dn by dt is denoting the rate of change of number of car। इसका मतलब है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम आ रही है। dn by dt इस इक्वेशन के अंदर भी है और dn by dt इस इक्वेशन के अंदर है। तो इसका मतलब है हमें मैथमेटिकल ये पता है दो डिफरेंट इक्वेशन के अंदर अगर एक साइड सेम हो तो इसका मतलब दूसरी साइड भी सेम होती है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, we obtained integral from a to b partial rho by partial d क्या एक्सप्रेशन था, partial rho by partial d into dx। ठीक है, d into dx is equal to minus integral from a to b। दोनों इक्वेशन 3 और 4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, उसको हम यूज करते हुए राइट हैंड साइड को भी सेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये माइनस साइन को मैं अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी पार्शियल रो बाय पार्शियल टी dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स dx इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स के अंदर एक इंटीग्रल मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है और दूसरा डिफरेंशियल dx कॉमन आ रहा है। ये दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट टर्म के अंदर बच जाता है पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस
सेकंड टर्म बन जाते हैं पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन पे जब भी हम पहुंचे हैं तो हमें ये अंदाजा था कि जब हमने ये हाईवे पे ये 2 पॉइंट की लोकेशन डिफाइन की थी, आइडेंटिफाई की है ए एंड बी हाईवे पे, दिस इज आर्बिट्रेरी। सो इफ द इंटीग्रल और आर्बिट्रेरी लिमिट इज 0 इट मीन दैट इंटीग्रेंट इज 0 as the selection of the point A and B is arbitrary, so integral over the arbitrary limit is 0, it means that integrand is 0. From here I can write that integral को ड्रॉप कर देंगे, इंटीग्रेंट को 0 कर देंगे, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। ये इस एक्सप्रेशन पे चलेंगे, इसको कोई नेम दे दे। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो Q है दैट इज नोन एज फ्लक्स। अब फ्लक्स की मुझे उठा के प्रीवियस पेजेस पे जो मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन की थी वो सब्स्टिट्यूट कर देनी, जो कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। सो यूजिंग नाउ इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू रो इनटू U इनटू इक्वेशन 5। So using 1 into 5 we get partial rho by partial t plus partial q by partial x is equal to 0 or partial rho by partial t plus partial by partial x of rho u is equal to 0। तो ये जो मेरे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन बन गई है, दिस इज नोन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ट्रैफिक फ्लो, और ये इक्वेशन फ्लूइड फ्लो के लिए भी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम इसे कहते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर 1D इन 1D हमने लिया हुआ है। अगर 2D ले तो आपके ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी अपीयर होंगे, विद रिस्पेक्ट टू 3D लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x y z तीनों के हिसाब से अपीयर होंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? सर जब आपने सब्स्टिट्यूशन की है ये क्वेश्चन कैसे आई है? कौन सी सब्स्टिट्यूशन की है ये? जी सर, ये Q की वैल्यू मैंने 1 से उठा के 5 के अंदर पुट कर दी है। Q आपका है रो इनटू U, ये देखो Q है आपका रो इनटू U, तो ये उठा के मैंने बस इधर Q की वैल्यू रख दी और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी शानजा। सर अगर हम नंबर ऑफ लाइंस हाईवे पे ज्यादा ले ले तो हमारे पास ये फिर स्पेस वेरिएबल्स इंक्रीज होंगी? मेरा ख्याल है फिर 2 डायमेंशन प्रॉब्लम हो जाएगा। गाड़ी आगे भी जा रही है तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर लेके दाएं बाएं हो सकती है ना? यस सर। तो वो आपकी स्पेस वेरिएबल, नंबर ऑफ स्पेस वेरिएबल बढ़ जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल अब मैं इधर अगले पेज पे चला जाता हूँ, नंबर आपके वजह से बढ़ जाएंगे। ये आपकी, ये देखो कोऑर्डिनेट हमने इस तरह डिफाइन करने हैं, ये इधर आपका x है, ये आपका y है, इधर आपका वर्टिकली आउटवर्ड यहाँ से निकालेंगे ना इस वाइट बोर्ड से, वो आपका z होगा। तो अगर गाड़ियाँ सिर्फ इधर जा रही हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है आपका ओनली u से डिनोट करें, फंक्शन ऑफ टाइम तो है ही है, ओनली x का फंक्शन है, लेकिन गाड़ी इधर भी जा रही है और ये गाड़ी इधर आके इधर भी जा रही है, तो इसका मतलब है यहाँ भी इधर भी मूवमेंट हो सकती है, इधर भी मूवमेंट हो सकती है। इसका मतलब है वेलोसिटी आपका फंक्शन ऑफ x, दोनों वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगी, दो वेरिएबल का, u एज ए फंक्शन ऑफ x y एंड t। नंबर ऑफ स्पेस वेरिएबल आपके बढ़ जाएंगे, इधर भी जा सकती है, इधर जाएगी, इस तरह along the board हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x है, x के फंक्शन में वेलोसिटी और डेंसिटीज होंगी। इधर मूव करेंगी वर्टिकली, ठीक है, तो y का फंक्शन भी आ जाएंगे, ये आ जाएगा y का फंक्शन। तो इसका मतलब है आप कॉम्प्लिकेशन, नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ जाएंगी। तो हमने अज्यूम किया था एक लेन, इस वजह से वो स्पेस वेरिएबल x का है कि सिर्फ आगे चल सकती हैं गाड़ियाँ, दाएं बाएं नहीं हो सकती, दाएं बाएं होंगी तो y का फंक्शन आएंगी। ज़ाहिर है गाड़ी 3 डायमेंशन ऊपर तो नहीं उठ सकती, लेकिन जो पानी का फ्लो है, इस तरह पाइप है, तो वो एक पार्टिकल जो है आगे मूव कर रहा है तो आगे भी जा सकता है,
किसी इधर अगर रेडियल डायरेक्शन में भी जा सकता है, थीटा डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो तीनों वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। सर हम इसको टू वे ट्रैफिक के लिए मॉडल नहीं कर सकते सेम वे में? टू वे का मतलब है गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, एक तरफ से आ रही दूसरी से जा रही हैं। नहीं, लेन के हिसाब से मॉडल करते हैं। एक लेन का मतलब है वो जो एक 6-8 फुट का रोड के निशान नहीं लगे होते येलो, उनके दरमियान एक ही रो एक है। ओके रो एक है, रो 2 करेंगे तो फिर आपकी नंबर ऑफ डिमेंशन बढ़ जाएंगी, 3 करेंगे तब भी 2 ही होंगी। लेकिन गाड़ी हाईवे से ऊपर उठ सकती है हवा में, जिस तरह हेलीकॉप्टर है, तो वो 3 डिमेंशनल प्रॉब्लम बनेगा। फिर उसमें जी डायरेक्शन अपवर्ड है ना, रोड पे आप सीधा चलेंगे तो एक्स है, दाएं बाएं होंगे तो वो वाई डायरेक्शन है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ऊपर नीचे होंगे रोड से जहाज की तरह, तो वो 3 डिमेंशन जी डायरेक्शन आपकी अबव द अर्थ होगी ना उसमें। तो इस तरह की चीजें हैं, तो वो हमने अजम्पशन लगाई। अब आपने ये करना है कि ये पहली और ये दूसरी जो मॉडलिंग है, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर ओडीबी मॉडल की थी और सेकंड ऑर्डर ओडीबी मॉडल की थी। उसमें वो वेरिएबल डिफाइन करने हैं, रजिस्टर है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टर लगा हुआ होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इंडक्टर लगा हुआ होता है, इस तरह की 2-3 चीज़ें होती है, बैटरी या सोर्स लगी होती है। करंट को आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को वी से या ई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ये अगली मॉडलिंग आप पेज 7 से ऑनवर्ड खुद पढ़ लें, ठीक है। यहाँ वेरिएबल डिफाइन किए, आगे कुछ लॉज यूज करते हैं, वोल्टेज लॉ, वोल्टेज ड्रॉप लॉ के रेजिस्टर, ओम लॉ वगैरह, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ये स्टेटमेंट रिप्रोड्यूस हो रही है इधर। इनको यूज करते हुए यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग इसने की। जैसे आप खुद से पढ़ लें, अगर कोई हर्डल हुई तो फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है। किरचॉफ लॉ की मदद से हम उसे मॉडल कर लें। करंट, ये यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन, टेलीग्राफ इक्वेशन आपने खुद से घर पे पढ़नी है। इक्वेशन नंबर 11 है पेज 13 पे, ये करंट के लिए है, और उससे ऊपर एक इक्वेशन नंबर 10 है जो कि वोल्टेज के लिए है। आगे उसके स्पेशल केसेस है। तो पेज नंबर 20 तक आपने 17 तक खुद कर लेना है। दूसरी मॉडलिंग जो मैं आपको कराऊंगा आगे चल के, वेव इक्वेशन की मैंने मॉडलिंग करानी है और मेजर हीट इक्वेशन की मॉडलिंग करनी है। वन डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ठीक है। वे मॉडलिंग स्पेशल की इलेक्ट्रिक सर्किट की है, ये सर्किट की है। टेलीग्राफ इक्वेशन जो है, ये जो आपके इंटरनेट सिग्नल आ रहे होते हैं, या ये इनकी इक्वेशन हैं, या ये आपकी जो बिजली की तारें होती हैं, उसमें अंदर 2 तार डली होती हैं, एक अर्थ होती है, दूसरी फेज होता है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट की इक्वेशन है, ये आप खुद कर लें। तीसरी मॉडलिंग में फिर कराऊंगा, ठीक है। वेव और हीट की करानी है। और किसी बच्चे की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, स्टूडेंट ऑनलाइन होते ही थोड़े हैं, 20-25 स्टूडेंट होते हैं। सर हाँ जी रिजवान, सर कितने चैप्टर पढ़ने हमने पीडी के? पीडी के जितना भी फोल्डर है सारे पढ़ने हैं। अभी तो मॉडलिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद आगे वो है कैनोनिकल फॉर्म वाला है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला चैप्टर है 2, लैप्लास वाला 3, और फोरियर वाला 4 चैप्टर मजीद है। सर वो ना घर जाना तो इधर से नोट्स लेने थे, तो मेरे पास ये वाले तो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद चैप्टर नंबर 4-6 वाला भी है, तो इसके बाद इसलिए पूछा था कि अगर वो अगले भी वो ले लें लें, तो। वो सीएल में वकार के पास चले जाए, पूरा फोल्डर है वो ले ले। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुद गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो फिर ज़ाहिर है आपके पास इधर से तो मैं बोर्ड पे जितना भी पॉसिबल हुआ लिखा दूंगा, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे स्टेप लिख रहे होते हैं ना दरमियान से, जो चीज़ें समझने वाली हैं, एक्सप्लेन करने वाली हैं। डिटेल नोट्स तो वो ले ले उधर से। ठीक है सर, शुक्रिया हाँ सर। वो, हाँ जी उमैर, एनी क्वेश्चन? नो सर।
ये 2-3 बच्चों का जो इश्यू था मैंने ऐड किया वो क्लियर हो गया। ये हैरिस BS वाला भी इधर ऐड है, पता नहीं वो हैरिस हैरिस BS स्टूडेंट, 2 हैरिस ऐड है। सर मैं ऐड हूँ। BS वाले हो? यस सर। तो आप उधर बच्चे BS वाले में नहीं ऐड हो? नहीं BS वाले में ऐड हूँ सर, उधर भी ऐड किया था आपने। ओ फिर ये गलती से ऐड हो गया ना, 2 नेम थे ना हैरिस के। तो आप बेशक इधर भी लेना चाहते हो ले लो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। उधर भी लेना चाहते हो तो ले लिया करो, मुझे तो कोई सर उधर इतराज से नहीं रिमूव है। किया लेकिन जो किया है। दूसरा हैरिस है वो ऐड हो गया है कि वो ज़ाहिर सर नेम ऐड किया सेम, है। नेम सेम हो ना तो उसमें फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आइडेंटिफाई हो सकता है। दूसरा सेकंड हैरिस जो इधर MSc का हैरिस है। सर वो अपने क्लास में ऐड होगा ना, इधर नहीं है। अच्छा सर आप ये BS की हो, आप BS की हो। हाँ गलती Yes, से MSc वाले में ऐड हो गए थे, पता नहीं अब उधर हो या नहीं। ठीक है ये तो BS की क्लास है, फाइन फाइन ओके। और कोई बच्चा यहाँ हमारे पास अगर रजिस्टर है ऐड नहीं हुआ तो मुझे CRGR वो उसका नेम और रजिस्ट्रेशन भेज दे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।